नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज हम सी टेट 2022 में पूछे गए दोस्तों पर्यावरण के प्रश्न को हल करेंगे, जो कि आपके पेपर 1 में पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गिलहरी जो होते हैं उसके आगे के दांत जो है पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्प में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता कौन सी है, उसको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। दूसरा है नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती। तीसरा है सभी मादा मक्खी अंडे देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कार्यकारी मक्खी भोजन को खोजती है और उसे अपने छत्ते में लेकर आती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे दिया गया होगा ए, बी और डी, यानी कि दोस्तों आपके पहला ऑप्शन ए हो जाएंगे, बी हो जाएंगे और डी जो होंगे करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों तक रहे हैं उनका वन भूमि और उनमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका वन अधिकार एक्ट 2007 के अंतर्गत ये अधिकार लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झूम खेती होती है, झूम खेती किसके द्वारा होती है? पहला ऑप्शन है जैव खेती है, काट एवं दग्ध खेती है, तीसरा है कीटनाशकों का सीमित उपयोग और फोर्थ ऑप्शन है रासायनिक खाद का सीमित उपयोग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका काट और दग्ध खेती होती है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि झूम खेती जो है किस राज्य में की जाती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार खालिस्तान शोध करने के लिए मिला था। पहला ऑप्शन है डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, तीसरा है चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है और फोर्थ है प्लेग पिस्सुओं से फैलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? मलेरिया मच्छर से फैलता है। इसके लिए रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों सिनकोना के छाल का उपयोग जो है वो मलेरिया के उपचार के लिए यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सांप के जहरीले दांत को कहा जाता है, जो सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों विषदंत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं होता? जो भारत में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं उनमें से कौन सा जो है दोस्तों जहरीला नहीं होता है? जैसे कि पहला दिया गया है दुबोइया, ये तो जहरीला होता है, यानी कि रसल वाइपर जहरीला होते हैं। दूसरा है अफाई काकरस सल्की वाइपर, ये भी हमारे जहरीले सांप होते हैं। और तीसरा है भारतीय सैल अजगर। तो यही होगा दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये सांप जो होते पाइथन ये जहरीले नहीं होते, लेकिन कैरेट जो होता है हमारा जहरीला होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट में दोस्तों हम केचुए का उपयोग करते हैं और केचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? जो पश्मीना ऊन होता है दोस्तों, जो महंगा ऊन होता है वो किस जानवर से मिलता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हमें बकरी से मिलता है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि पश्मीना बकरी जो है कहाँ पाई जाती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं,
अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। जो आधे जले हुए जीवाश्म होते हैं उनसे क्या फैलती है? तो उनसे दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड फैलती है, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पानी पौधे में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है, क्या कहलाता है? तो उसे दोस्तों ड्रिप सिंचाई कहते हैं। आपने देखा होगा कि ड्रिप सिंचाई दोस्तों गाँव में जो पेड़ लगाए होते हैं मेड़ों में या फिर दोस्तों लाइन करके, तो उसमें पाइप में छोटे छोटे होल करके ड्रिप सिंचाई के माध्यम से पौधों को पानी दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और उसे खा जाता है? पहला ऑप्शन है कसकूटा। कसकूटा जो होता है दोस्तों ये क्या होता है? ये परपोषी जीव होता है। ये जो होता है दूसरों पर आश्रित होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा सूरजमुखी, ये भी नहीं होगा। तीसरा कैक्टस, ये भी हमारे नहीं होंगे। लेकिन जो घटपर्णी का पौधा होता है दोस्तों ये क्या करता है? पौधों से दूसरे जंतु से नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें फंसा लेता है अपने जाल में और उनको खा जाता है। तो घटपर्णी या कलश पादप करके ऑप्शन देगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना खाली स्थान कहलाता है। तो वर्षा के पानी को अगर आपको संचित करना है भविष्य के लिए तो उसे हम क्या कहेंगे? पहला है वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, दूसरा वर्षा के पानी को पंप करना, तीसरा है वर्षा का उत्खनन और चौथा ऑप्शन है वर्षा के पानी का संचयन करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्षा के पानी को क्या करना? संचयन करना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलते हैं? जो मच्छर से फैलने वाले रोग हैं उनको बताना है। पहला मलेरिया मच्छरों से फैलता है, निमोनिया मच्छर से नहीं फैलता, डेंगू मच्छर से फैलते हैं और चिकनगुनिया भी मच्छर से फैलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा ACD, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती है। निम्न में से कौन सी बात को प्रोत्साहित करती है? पहला शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों की से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहें। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्याम पट पर एक प्रश्न एवं उत्तर लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। और तीसरा ऑप्शन है शिक्षक ऐसे सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्यय एवं समझ को विकसित करें। और फोर्थ ऑप्शन है कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बच्चे को जो है दोस्तों खोज अन्वेषण, प्रश्न करने, ये सब जो है दोस्तों अवसर देने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वे खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? पहला है खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। तीसरा है कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियां के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम की भावना। फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की समझ का विकास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा सभी के लिए समान अवसर जो है उपलब्ध कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में EVS की समझ के लिए सबसे उपयुक्त होती है? पहला व्याख्यान विधि, दूसरा है चॉक एंड टॉक विधि, तीसरा है जांच आधारित विधि और चौथा है जग एवं मग पद्धति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? वो होगा
जांच क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जांच आधारित शिक्षण, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है। पहला ऑप्शन है पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना, दूसरा है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना, तीसरा है किसी नज़दीक स्थान पर जाना और चौथा है अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के किसी नज़दीक स्थान पर जाना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही कथन होगा। पहला है शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। दूसरा है सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्य पर केंद्रित रहे। तीसरा है अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। फोर्थ ऑप्शन है सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़े और बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका अवलोकन करना, अन्वेषण करना, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। पहला ऑप्शन है यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, यह केवल निकट परिवार के सदस्य के बारे में है। तीसरा ऑप्शन है यह केवल दादा दादी नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्य से उनके आपसी संबंध के बारे में है। तीसरा यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्य के आपसी संबंध के बारे में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्य के आपसी संबंध के बारे में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ईवीएस में आकलन का संकेतक है, जो आकलन करना है ईवीएस में उसका संकेतक क्या है। पहला चर्चा करना, दूसरा स्मरण कराना, तीसरा है कथन देना और चौथा है सूची बनाना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका चर्चा करना। चर्चा करने से आप ईवीएस में आकलन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन है उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना, दूसरा है उनसे उनके घर के से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना और फोर्थ ऑप्शन है उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थी को पशु पर उपथीम पढ़ाना है, निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों से कहे कि वे जानवरों की सूची बनाएं, दूसरा है विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, तीसरा है विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना और फोर्थ ऑप्शन है विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव देना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर ब्यूमांट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं, नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है परिणामों को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, दूसरा है परिकल्पना प्रस्तावित करना, तीसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना और चौथा है अनुमान का परीक्षण करना, पांचवा है आपका अनुमान लगाना और छठवां ऑप्शन है
प्रेक्षण करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न पूछने के बाद क्या करेंगे, परिकल्पना प्रस्तावित करना होगा, उसके बाद क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अनुमान का परीक्षण करेंगे, और अनुमान का परीक्षण करने के बाद परिणाम को अंकित रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। पहला है पक्षियों को प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना, दूसरा है प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, तीसरा पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, चौथा है विलुप्त पक्षियों पर विभिन्न वार्ता व भाषण देना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, जिससे बच्चे देखकर अच्छे से सीख पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है, उसे लगता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे, उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, उसे अतिरिक्त समय देना चाहिए, उसे अधिक स्नेह देना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना चाहिए, चौथा ऑप्शन है उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से क्या पर्यावरण का भाग नहीं है। जो पर्यावरण के भाग नहीं है उसे बताना है। पहला है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार, पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं, सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार, और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार जो है पर्यावरण अध्ययन के भाग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, धीमी गति से सीखने वाले जो विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है, कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। पहला ऑप्शन है पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है, दूसरा है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, तीसरा है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका पहला पारंपरिक नाटकीय विधाएं बालक के विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल करते हैं, ऑप्शन 1 कलट ये सही हो जाएगा। दूसरा जो है पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं, तो अब ये भी सही हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। पहला है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकार को याद करने में, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, तीसरा है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की गई रचना करने में, और चौथा है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो हो जाएगा सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञात की गई रचना करने में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके सी-टेट में पूछे गए पर्यावरण के क्वेश्चन जो कि 2022 में पेपर 1 में पूछा गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।